हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक कोचिंग सेंटर। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको चार्जेस के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी अगर दो चार्जेस हो, उनके बीच में या तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है या तो रिपल्सिव होती है, ये तो हमें पता है। बट उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे वो हमें कूलम्स लॉ ने बताया था। बट वो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है। तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा ना, बट उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड तो निकाल रहे बैठे हैं पहले से ही। अब हम उसमें क्या करेंगे, उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई दो चार्जेस लेंगे, कंसीडर करेंगे वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। मान लीजिए मैंने कोई दो चार्ज कंसीडर कर दीजिए कि एक मेरे पास चार्ज आ गया पॉजिटिव Q1 और मेरे पास दूसरा चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव Q2। अब देखो, दोनों चार्जेस लाइक है, लाइकली चार्ज आर ऑलवेज रिपेल विद ईच अदर। मतलब ये हो गया, अगर मेरे पास एक ये चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है, अगर मैं इस चार्ज को यहां पर लेके जा रहा हूं तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन प्रोड्यूस होगी, ये चार्ज इधर चल जाएगा। अब इसमें लगने वाली जो फोर्स होगी इसकी वजह से, तो वहां मेरे पास फोर्स कहां पर होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और जो इस चार्ज की वजह से, मान लो ये चार्ज है, इस चार्ज को उठाकर मैं इधर लेके आऊंगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर इसको लिखते कैसे हैं कि हम यहां पर ये ऐसे लिखेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी सो मार्क इट एल। अब यहां पर जो फोर्स लगेगी उसे कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किसी एक वेक्टर के साथ, जिस वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया मॉडुलस ऑफ आर। अब इसी आर को हम दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, या दो वेक्टर में हम इसे लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखो मान लीजिए इस वेक्टर का, मतलब ये जो चार्ज है इसका इन्फ्लुएंस इसमें पड़ रहा है, तो मेरे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा मान लो r1 होगा। लेट इट सपोज, इसको समझने के लिए अगर देखना चाहो तो ये कह सकते हो कि ये मेरे पास ओरिजिन है। मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होगा उसका वो क्या होगा, r1, इसका क्या हो जाएगा, r2। तो जब मैंने इस चार्ज को उठाकर मैं इधर लेके जा रहा हूं तो इस पे कुछ फोर्स क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या होगी, r2 वेक्टर, और इनिशियल मेरे पास क्या थी, माइनस r1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रही है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r2 माइनस r1। तो अब इस चार्ज को जब उठाकर आप इधर लाओगे तो यहां पर मैं इसकी पोजीशन जो इसको रिजॉल्व किया मैंने, मान लो दो कंपोनेंट में मैंने ऐसे बोल सकता हूं, मैंने बोला कि इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वजह से यहां पर ना फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, r1, इनिशियल मेरे पास क्या आ जाएगा, r2। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इस r डिस्टेंस। अब मान लीजिए मेरे पास, मैंने कहा था आपको कंसीडर किया दो चार्ज, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r। तो हमारे पास बनने वाली जो फोर्स होगी वो किसने कहा था, कूलम्स ने कहा था। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो बराबर किसकी होगा, k भी था कूलम कांस्टेंट, और ये k डिपेंड करता है मीडियम पे। वो मीडियम कौन सा मीडियम ले रहे हो, वो मीडियम मेरे पास अगर एयर होगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एयर है, या मैं कह सकता हूं वैक्यूम है। तो एयर वैक्यूम के केस में k की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो मेरे पास k इनटू Q1 Q2 बी द टू चार्जेस, और जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r। ये तो मेरे पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन आ गई, स्केलर रिप्रेजेंटेशन आ गई। बट मुझे कौन सी चाहिए, वेक्टर रिप्रेजेंट चाहिए ना। तो वेक्टर के लिए आप क्लास 11th में चले जाओ वेक्टर्स पे। अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे उसके साथ क्या लिखना पड़ता है, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पे एक यूनिट वेक्टर लगा दूंगा। अब यूनिट वेक्टर कैसे लगाऊंगा, देखो मैं यहां पर मान लीजिए इस पे कोई फोर्स क्रिएट हो रही है इस चार्ज की वजह से, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ऊपर मैग्नीट्यूड डाल दिया। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर आएगा ये आएगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r1 माइनस r2, ये क्या आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर।
बिकॉज आपको पता होना चाहिए ए यूनिट वेक्टर जो होता है ये होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस पूरे को आप क्या मान लो ए, इस पूरे को अगर मैं ए मान लूंगा तो शैल आई राइट इट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ R इनटू R1 यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ए यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर के, तो मैं इसको क्या लिखूंगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, ये ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इस पूरे को मैंने ए मान रहा हूं ना, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 मैग्नीट्यूड आएगा इसका। तो देखिए बच्चे, अब इस R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी के बराबर होगा ना, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बट, लेकिन ये ऐसे कैसे, सिंस अगर ऐसा होगा, सिंस अगर मेरे पास R1 माइनस R2 वेक्टर अगर ये किसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो मैं इस मैग्नीट्यूड ऑफ R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो आई शैल राइट फोर्स ऑन चार्ज सेकंड वन साइड ड्यू टू सेकंड चार्ज इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, इट्स अ मैग्नीट्यूड इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बेसिकली बच्चे यहां पर मैं लिखना भूल गया था, देखो अपॉन स्क्वायर होता है इसका, पता होना चाहिए कॉलम टू कॉलम्स ला इनवर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, तो मैं लिखना भूल गया था, यहां पर मैंने लिख दिया R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर्स का क्यूब आ जाएगा ना, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये मेरे पास था जब इस चार्ज पर इस चार्ज को उठाकर ला रहे थे, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हो रही थी, इस तरफ फोर्स लग रही थी। अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज को उठाकर इधर लेके जाता हूं, तो क्या होगा, ये चार्ज यहां से डिस्प्लेस्ड होगा, तो उस समय मेरे पास जो वेक्टर्स होगा वो क्या बन जाएगा R2 माइनस R1। तो मैं इतना स्टेप नहीं लिखूंगा, सिमिलरली करके लिखूंगा। जब आप अपने माइंड में पास करके वीडियो माइंड में लेकर खुद से लिखिए, कैसे लिखेंगे इसको, F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ जाएगा R1 माइनस R2। अब यहां पर R1 माइनस R2 नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड की पावर क्यूब इनटू, यहां पर मेरे पास क्या आ गया था R2 माइनस R1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन मानता हूं मैं फर्स्ट, इसको मानता हूं सेकंड, तो देखो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए बोथ फोर्सेस आर सेम, दोनों फोर्सेस क्या हैं सेम है, बट क्या है इसकी डायरेक्शन में चेंजेस है। एक का मैग्नीट्यूड देखो है यहां से यहां तक, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बट एक की फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे की इस तरफ है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो यहां पर अगर हम जाते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। देखो बोथ आर सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, तो डायरेक्शन अगर इनकी अपोजिट है तो यहां पर मैं एक सिंबल इंडिकेट कर देता हूं नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन क्या करे, बोलता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट होता है कि जो कूलम फोर्सेस है वो किसको ओबे कर रही हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ। तो हम कह सकते हैं कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन करेक्टर्स। और इंपॉर्टेंट अगर इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, ये जो कूलम्स लॉ है
देखो यहां से ये मेरे पास आ गया कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। देखो यहां पर हमें पता चल गया ना कि इनकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यही तो हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करना था ना, तो ये हमें निकाल दिया। और मैं इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता रहा हूं। जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा अगर मैं बात करूं कूलम्स जो लॉ है, कूलम्स लॉ जो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है। इसमें जो फोर्सेज होते हैं कंजर्वेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। याद रखना ये पाथ पे डिपेंड करती है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। मतलब जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया इनिशियल, ये क्या आ गया फाइनल। पाथ ऐसा हो वैसा हो व्हाटएवर जैसा मर्जी हो, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कूलम्स जो फोर्सेज होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हो। और यहां पे मैं लिख देता हूं कंजर्वेटिव फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्सेज। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक और है कि जो कूलम फोर्सेज होती हैं ये सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। तो बच्चे ये था हमारे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम 5 मार्क्स का आता है। और नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने तो मैक्सिमम चीजें सब बता दी, हम नेक्स्ट टुमारो विल डिस्कस। थैंक यू।